कृपया जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। नमस्कार, MIT कुमाऊं एवं ओपन बुक्स ऑनलाइन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला में मैं रविशंकर जोशी आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है MIT से सुनील शाह जी और साथ ही उपस्थित है संवेदना और शिल्प के धागों से कार्य बनने वाले आदरणीय डॉक्टर धनंजय सिंह जी, जनाब एहतराम इस्लाम जी और आदरणीय सिसोरा पांडे जी। आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में बता रहे हुए समस्त श्रोतागण प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूँ। अंधेरी गलियों में जब हम भटक जाएं, तेरे उजाले से ही मजबूत हो आशा है। उसके लिए आए तो साथ निभाना साहस है, दिन तुम जलते रहना जरूरी निरंतर। इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्हें कुछ के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे मंचासी विशिष्ट अतिथियों मुख्य अतिथियों को। हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। कृपया जोरदार ताली से कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। मां सरस्वती, मैं बुलाना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष की छात्रा सुनिधि देवी को कि वह आए और डॉक्टर प्राची सिंह द्वारा रचित इस सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करें। स्वागत कीजिए सुनिधि का। वाहिनी वाग्देवी
से या मुक्त हो उद्गार का शुभ सार अर्चना स्वीकार कर मां अर्चना स्वीकार कर मां ज्ञान का विस्तार कर हंस वाहिनी वाग्देवी शारदे उद्धार कर हंस वाहिनी वाग्देवी परिष्कृत अभिरुचि प्रदात्री ज्ञान चक्षु प्रकाशनी परिष्कृत अभिरुचि प्रदात्री ज्ञान चक्षु प्रकाशनी वेद ज्ञान प्रदायनी अज्ञान तिमिर विनाशनी प्रगति बौद्धिक हो सुफल प्रगति बौद्धिक हो सुफल आध्यात्मिक को आधार कर अर्चना स्वीकार कर मां अर्चना स्वीकार कर मां ज्ञान का विस्तार कर हंस वाहिनी वाग्देवी शारदे उद्धार कर हंस वाहिनी वाग्देवी सौम्य रूपा देवी कृपाकर। अब मैं अमेरिकी कुमाऊं की प्रथम वर्ष के छात्राओं से आग्रह करूंगा कि कृपया वे मंचासीन महानुभावों को गुलदस्ता एवं शॉल देकर सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करूंगा जो हमारे छात्र उसके पश्चात और एमआईटी कुमाऊं के प्रबंध निदेशक डॉक्टर DS बिष्ट जी। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन। नमस्कार साथियों, देवी मां शारदा को अभिनंद भाव से श्रद्धार्पण करते हुए पद्य साहित्य यज्ञ की चिर प्रज्वलाग्नि में आहुति समर्पित गीति काव्य पर इस एक दिवसीय कार्यशाला में मैं समारोह के मुख्य अतिथि संपादक अमर उजाला सुनील शाह जी, संपादक अमर उजाला, विशिष्ट अतिथि अनुसरणीय व्यक्तित्व आदरणीय जोगेंद्र सिंह रौतेला जी मेयर हल्द्वानी, माननीय इंजीनियर विष्णु सरन जी चेयरमैन MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सम्माननीय डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट जी प्रबंध निदेशक MIT कुमाऊं, आदरणीय श्री गौरव अग्रवाल जी चेयरमैन MIT कुमाऊं, शब्द साधक आदरणीय डॉक्टर धनंजय सिंह जी, गजलकार आदरणीय एहतराम इस्लाम जी, शब्द शिल्पी आदरणीय सौरभ पांडे जी, समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य आमंत्रित सदस्यजनों, कार्यशाला के प्रतिभागी बंधुजनों और शिक्षार्थियों और सभी आत्मीय साथियों का हृदय तल से स्वागत करते हैं।
आज MIT कुमाऊं के प्रांगण में साहित्य सेवा संवर्धन, उत्कृष्ट सृजन व नव रचनाकारों के सदिश लेखन व मार्गदर्शन को कृत संकल्पित अंतर्जाल के साहित्यिक मंच ओपन बुक्स ऑनलाइन के संयोजन में आप सभी काव्यानुरागी साथियों का सानिध्य पा मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। अक्सर रचनाकार कहते हैं कि कविताएं कभी लिखी नहीं जाती, मन अंतर में घनीभूत भाव स्वतः ही खामोशी की प्राचीरें तोड़ शब्द सरितावन बह निकलते हैं और शब्दों की बूंदें दृश्य पटल पर अनायास ही ऊंची से शब्द चित्र उकेर देती हैं। कुछ इसी तरह जन्मती हैं कविताएं। पर जिन मानव श्रेष्ठों की वैचारिक समझ के अनुसार रचनाकर्म एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, वे अपनी संवेदनशीलता को व्यक्तिगत ऊहापोह से आगे ले जाकर अपनी लेखनी को सामाजिक सरोकारों तक विस्तार देते हैं और तब कविता यूं ही आशुभावों की अनगढ़ अभिव्यक्ति मात्र नहीं रहती, वरन कथ्य, तथ्य, तार्किकता, प्रवाह व भाव उत्कृष्टता के परिष्कृत रूप में अपनी सुदृढ़ सार्थक सोच को सशक्तता से रखने की कोशिश करती है। दार्शनिकता, इंगित, प्रतीक व अभिव्यंजनाएं, निर्बाध प्रवाह व अंतर्ज्ञता काव्य शिल्प के कुछ ऐसे तत्व हैं जो सहज ही तथ्यात्मकता को प्रस्तुत करते हुए पाठकों से एक गंभीर संवाद स्थापित करते हैं। जहाँ कथ्य की तार्किकता लेखन की सउद्देश्यता को मुखर करती है, वहीं शिल्प इसके प्रभाव की तीव्रता को आयाम देता है। प्रिय सहभागी साथियों, कार्यशाला को बिंदुवत आरंभ करते हुए सबसे पहले अपने मन में आड़ोले कुछ प्रश्नों को मैं आप सबके सामने साझा करना चाहूंगी। साहित्य क्या है? कविता क्या है? हम कविता क्यों लिखते हैं? क्या कविता का कोई उद्देश्य है? यदि है तो क्या? और कविता अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त हो सकती है? उत्कृष्ट काव्य कैसा होता है? काव्य धर्मिता का निर्वहन करते हुए काव्य कर्म करने में काव्य साधक के लिए शब्द साधना, भाव साधना, नाद साधना क्या अर्थ रखते हैं? यकीनन ये प्रश्न आप सबके मन में भी उठते होंगे। प्रिय साथियों, इन सब प्रश्नों के संतुष्ट करते उत्तर की तलाश में और इन आयामों को और गहनता से आत्मसात करने की चेष्टा में ज्ञान पिपासा लिए मेरी जिज्ञासा आज के हमारे तीन मुख्य वक्ताओं आदरणीय धनंजय सिंह जी, आदरणीय एहतराम इस्लाम जी और आदरणीय सौरभ पांडे जी की ओर उन्मुख होती है। डॉक्टर धनंजय सिंह जी गीति काव्य का परिचय और इसका सामाजिक प्रभाव पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय एहतराम इस्लाम जी गजलों का हिंदी साहित्य में प्रभाव एवं योगदान पर एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे व आदरणीय सौरभ पांडे जी गीति काव्य में मात्रा संयोजन के स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर बिंदुओं पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। कतिपय प्रतिभागियों को अपनी कविताओं का रचना पाठ करने का भी वक्त मिलेगा। मुझे विश्वास है कि सभी वक्तव्य उक्त प्रश्नों के बृहदता से उत्तर देने के साथ साथ ही गीति काव्य पर हमारी समझ को असीम विस्तार व ठोस आधार प्रदान करने में सक्षम होंगे। कार्यशाला की सुफलता व सफलता की शुभकामना करते हुए मैं आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर कृपया वे कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। ज्ञान के अधिष्ठात्री मां शारदे प्रणाम करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने श्रद्धेय श्री सुनील शाह जी और अति विशिष्ट अतिथि अपने नगर के मेयर, नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रोतेला जी, माननीय पांडे जी, माननीय धनंजय सिंह जी और माननीय अपने एहतराम हुसैन जी और अपने बहुत ही श्रद्धेय
ग्रुप के MIT ग्रुप के चेयरमैन माननीय श्री इंजीनियर श्री विष्णु सरन जी और MIT कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय इंजीनियर श्री गौरव अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे गौरव कॉलेज MBBC कॉलेज से आए हुए हमारे विद्वान प्राध्यापिका डॉक्टर प्रभापन, डॉक्टर दिव्यानी भट्ट, डॉक्टर मीना मिथिला जी, अपने इस विद्यालय की डीन एकेडमिक्स डॉक्टर प्राची सिंह, अपने अन्य अपने फैकल्टी के हमारे मेंबर्स आए हुए हमारे सभी प्रतिभागी, बहुत सबके नाम मैं से नहीं जानता, तो सभी हमारे प्रतिभागी माननीय प्रतिभागी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उन सबका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और समय की इस क्योंकि पार्टिसिपेंट यहाँ पर आपसे बात कर चुकी है और कविता का जैसा कि उन्होंने बताया कि सामवेद का जो है उपवेद है गंधर्ववेद, जो कुछ है हमको मिलेगा उसे बहुत लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से सबसे जो है ये आग्रह है और विनती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं आपको पुनः जो है धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं दर्शकों, पहले तो शायद मेरी वजह से अगर कोई डिले हो गया है, देरी हो गई तो उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर हम लोग तो पत्रकार हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर साहित्य और कविता, खासतौर पर साहित्य और गद्य पद्य के बड़े मनीषी लोग आए हैं। पहले मेरा वो लोग प्रणाम स्वीकार करें, मेरा नाम स्वीकार करें, क्योंकि हम पत्रकार जो हैं इनसे काफ़ी विपन्न होते हैं इनके मुकाबले। जो भाषा की रेंज और जो इन लोगों के पास उसका अगर कुछ हिस्सा भी अगर हमें मिल जाए तो हमें अपनी खबरें बनाने में बहुत, मतलब उसको ग्राफिकली अभिव्यक्त करने में बहुत आसानी होती है, जिसकी हमारी हमेशा बहुत इच्छा रहती है। लेकिन अफसोस से मेरा ये कहना है कि हम इसमें काफ़ी गरीब होते हैं आप लोगों के मुकाबले। हम 1100-1200 शब्दों में ही खोए रहते हैं, उसी में खबर लिख के अपना काम चला लेते हैं। और इसीलिए मैंने कुछ बड़े संपादकों के साथ काम करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रभास जोशी हैं और क्या कहते हैं, क्या इंडियन एक्सप्रेस के जो थे दूसरे, नाम भूल रहा हूँ, अंग्रेजी के बड़े बड़े पत्रकार थे, संपादक थे, मलगांवकर के बाद आए जो, और हम शोरी हुए, तो इन मृणाल पांडे हुई, ये लोग वो थे जिनके भाषा के खेल हम देखते थे, तो चाहे वो क्या लिख रहे हैं ये समझ में ना भी आए तो भी जबरदस्ती पढ़ते थे उसको, क्योंकि उसमें कुछ शब्द हमें मिल जाते थे। जैसे बयान बहादुर, मृणाल जी अक्सर उसका इस्तेमाल करती थी, ये हमारे नेताओं के लिए बयान बहादुर शब्द का इस्तेमाल करती, बड़ा क्लिष्ट भी लिखती थी। हालांकि उनके जो विषय होते थे वो ऐसे विषयों पर, किसी भी विषय पर लिखने की उनकी अद्भुत क्षमता है। और मेरा ये मानना है कि साहित्य से जुड़े हुए आखिरी हिंदी के पत्रकारों में ऐसी थी, हैं, मतलब थी नहीं, हैं प्रणाली। उनकी माँ जो थी गौरा देवी, जिनको शिवानी भी कहते हैं, मेरे को इस बात का बहुत सौभाग्य और शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ सुकर्म होगा कि वो हमारी किराएदार भी है। नैनीताल में गौरा देवी शिवानी जो थी, और हमारे ही मकान में रह के उन्होंने विषकन्या लिखी थी, जो शाल लोगों पर लिखी हुई थी। तो ये एक कुछ ऐसे सौभाग्य हैं जो जीवन में हमको प्राप्त हुए। प्रभास जी के मतलब उनके हाथों हम सब एडिटर थे, जनसत्ता में 4 साल काम किए। भाषा का जो खेल प्रभास जी करते थे, अभी आउटलुक में साहित्य पे 2 पन्ने का छपा है उनका, उन पे 2 पन्ने छपे। अक्सर कभी आपने सोचा कि पेड़ों पे जब चांदनी पड़ी होती है तो उसको कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे? अब लगती तो बहुत अच्छी है, बाग में कोई बाग हो उसमें चांदनी छन के आ रही है तो लगती तो बहुत अच्छी, पर अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे ना तो आप ये देखिए, हालांकि उन्होंने 2 तरीके से शायरी करी है, हिंदी में भी गीत बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन 2 तरह से शायरी करी है। एक तो सामान्य सी है। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट से बता सकते हैं कि शायर का आखिरी हिट गीत कौन सा है? शायद बहुत बड़ा शायर, मेरे ख्याल जिसके बाद शायर की मृत्यु हो गई। हाँ, शायर लुधियानी को आप, उसने लिखा है
पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांद। इतनी ब्यूटीफुल लाइन है। और अगली लाइन में है, जब वो चांदनी चली गई तो उसने लिखा है, और मुझे ठीक से लाइन याद, हम और आप भी तो देख रहे होते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते। हाँ, और एग्जैक्टली, और थोड़ी देर। हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगिंदर सिंह रौतेला को बुलाना चाहूँगा कि मैं आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आप ही लोग सब आप गीत काव्य में मात्रा संयोजन कार्यशाला के इस शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संपादक अमर उजाला श्रीमान सुनील शाह जी, MIT ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर इंजीनियर विष्णु सरन जी, MIT ग्रुप कुमाऊं के चेयरपर्सन इंजीनियर गौरव अग्रवाल जी, और इस MIT कुमाऊं के प्रबंध निदेशक डॉक्टर BS बिष्ट जी, और इस कार्यक्रम में आज सुबह पढ़ा रहे वक्ता के रूप में यहाँ पे जो उपस्थित हैं मोहम्मद एहतराम इस्लाम जी, श्रीमान धनेश सिंह जी, श्रीमान सौरभ पांडे जी, और आदरणीय डॉक्टर प्रभापन जी, डॉक्टर दिव्यानी भट्ट जी, डॉक्टर प्राची सिंह, और यहाँ पे उपस्थित सभी MIT ग्रुप के फैकल्टी मेंबर्स और इस कार्यशाला में आए हुए सभी सज्जनों और स्टूडेंट्स। वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठ के यही कह रहा था कि ये शायद मेरे चाय का प्याला नहीं है, इट्स नॉट कप ऑफ माय टी, क्योंकि बेसिकली जैसा कि अभी डॉक्टर बिष्ट जी ने भी बताया कि बीइंग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा हम इन चीज़ों से अलूफ रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। दूर क्या रहते हैं, हमें इतना समय कभी नहीं मिला कि जो अभी उन्होंने कहा कि शब्दों की एक सरिता खुद ब खुद हृदय से निकल जाती है, ऐसा कभी इतना अवसर नहीं मिला कि हम मन सोचे या विचार करें, मनन करें, ध्यान करें और ऐसी कोई शब्दों की रचना हृदय से फूटे और बाहर आए। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि साहित्य जितना अच्छा होगा, जितना उसमें गहराई होगी, जितना उसमें शुद्धता होगी, उतनी उस सभ्यता में भी उतनी शुद्धता होगी, उतनी ही सक्षमता होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हिंदी साहित्य को लेकर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। मैं MIT ग्रुप को बधाई देता हूँ हृदय से कि आपने ऐसी एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे कुछ न कुछ ज्ञान इस कार्यशाला में आए हुए लोगों को बिल्कुल मिलेगा और कहीं ना कहीं मैं भी लाभान्वित होऊंगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जहाँ तक काव्यों की बात है, कविताओं की बात है, जैसा कि आदरणीय BS बिष्ट जी ने कहा कि बिना इनके, बिना साहित्य के, बिना कविताओं के, बिना काव्यों के जिंदगी निरस सी हो जाती। धन्यवाद। अब मैं MIT ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय विष्णु सरन जी से धन्यवाद। अब मैं संस्थान के मैं आगे करूंगा डॉक्टर BS जी से। मंच पर आसीन संस्थान के प्रबंधक मंडल के माननीय सदस्यगण जी, मेरे आदरणीय मित्र साहित्यकार और सामने बैठे लोगों को, मुझे जो आदेश हुआ था वो था कि मैं गीत का उद्भव, गीत कैसे, कब, कहाँ से पैदा हुआ, उसका विकास कैसे हुआ,
और उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, इस पर आपसे बातचीत करूँ। ये विषय ऐसा विषय है कि जिसकी शास्त्रीय गहराई में जाया जाए तो बहुत उपयोग हो जाए। मैं इसको, अब समय भी बहुत अधिक हो गया है, समय की संक्षिप्तता को देखते हुए भी मैं समझता हूँ कि आलेख पढ़ना इस समय बहुत प्रासंगिक नहीं होगा। छोटी छोटी बातें आपसे कर ली जाए इस संदर्भ में। गीत कैसे आरंभ हुआ, ये बहुत छिपी हुई बात नहीं है। जीवन हमारा जो है वो जब से आरंभ हुआ तब से गीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सारी क्रियाएं जीवन की, चाहे वो प्रकृति की हो चाहे हमारे जीवन की हो, सब लय से जुड़ी हुई होती है। और इतिहास में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि वेद जो है विश्व की सबसे अधिक प्राचीन पुस्तक है। पुस्तक रूप में जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपके लिए आप जानते हैं कि उसकी ऋचाएं गाई जाती हैं। गीत शब्द का ही अर्थ है जो गाया जा चुका, जिसको गाया जाता है, जो गाया जा चुका है वो गीत होता है। हम प्रातःकाल हमारी आंखें खुलती हैं, जब हम सो रहे होते हैं, अगर आपके आसपास कुछ बेले, कुछ पेड़ पौधे, कुछ वो है, कोई प्रकृति का वो है, तो आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और उसका जो संगीत है उसकी एक लय होती है, उसको धारा जो होती है वो हमें जगाती है। तो हम प्रकृति से भी गीत ही ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। गीत के मैं शब्द का मैंने बात की कि गीत शब्द का अर्थ ही है जो गाया जा चुका है। इसलिए हम आज के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों एक आंदोलन चला हमारे यहाँ कि कविता जो है उसको गाया नहीं जाना चाहिए। ये जो आंदोलन आया, इसका कारण क्या है? कई कारण होते हैं। एक ये होता है कि मैं गाना नहीं जानता और मुझे आपके बीच में आकर के बात करनी है। जो गाना जानते हैं उनके बीच में आकर के बात करनी है, तो मुझे लगता है कि मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो मैं इस बात पर बल देता हूं कि गाने का कोई महत्व नहीं। गाने का मित्रों महत्व ये है कि एक बात को मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं और एक बात को मैं गाकर कहता हूं। जो अभी हमारे सुनील शाह जी बता रहे थे कि साहिर के शब्दों में बता रहे थे, उन्हीं बातों को अगर भाषण में कहा जाता बिना उस कविता के तो उसका प्रभाव वहां नहीं जाता। आंदोलन के दिनों में हमने देखा था, इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया गया था। उससे पहले की बात भी करते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पार, ये सब चीजें बताई जाती थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है ये हमने गाना करके सुना था। इन्होंने जो प्रेरणा दी थी, ये प्रेरणा गायन से आई थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपातकाल की बात में चर्चा कर रहा था कि आपातकाल के दौरान हमारे बीच में दुष्यंत कुमार त्यागी, उनकी रचनाएं थी उस समय। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उसमें उन्होंने एक शेर उस समय कहा था कि मुड़ के देखेगी हिकारत से तुझे तारीख कल, मुड़ के देखेगी हिकारत से तुझे तारीख कल, तेरी पीढ़ी में किसी घर पर कोई चेहरा नहीं था। ये शेर चीख चीख करके ये कहता था कि जो ये दावा करता है कि मेरे घर पर सिर है, वो आकर के दिखाए। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत सारे लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, तो सारे इमरजेंसी के दौरान सक्रिय रहे। मैं
संकेत से एक बात कहता हूँ कि उस आपातकाल पर मैंने एक टिप्पणी की थी, एक छोटी सी टिप्पणी उस आपातकाल के दौरान। जो उस आपातकाल से परिचित रहे हैं वो इसको ज़्यादा ग्रहण करेंगे। जो भय व्याप्त हो गया था, जिस तरह का संकट यहाँ प्राप्त हो गया था, सुनील शाह जी जानते हैं कि उससे बहुत सारे संपादकीय खाली छोड़ दिए गए थे, खाली छोड़े गए थे। तो संकट ये था, दुष्यंत ने लिखा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आदत है। तो ये कविता कहती है, ये गीत कहता है। ये उस समय मैंने एक टिप्पणी की थी छोटी सी, अब तो सड़कों पर उठाकर धन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं, कितना भला करते हैं सांप। अब तो सड़कों पर उठाकर धन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं, कितना भला करते हैं सांप। और मार कर फुफकार कहते हैं समर्थन दो हमें, मार कर फुफकार कहते हैं समर्थन दो हमें, पैर दिलों की दूरियों का फासला करते हैं सांप। और हमें बताया जाता था उस वक्त मेला ढोने वाली गाड़ियों पर भी लिख दिया गया था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ा रहे। ये सुनहरा कल आने वाला था, हरियाली और खुशहाली छाई हुई है, ये हमको बताया जाता था। मैंने उस पर लिखा, आज के सावन की कुछ ऐसी नौयत हो गई, शक्ल में झूलों की शाखों पर हिला करते हैं सांप। और तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, उस समय संपादकीय भी नहीं लिख पाते थे, तब मैंने कहा था मैं भला चुप क्यों न रहता, मुझको तो मालूम था, नेवलों के भाग्य का फैसला करते हैं सांप। मैं भला चुप क्यों न रहता, मुझको तो मालूम था, नेवलों के भाग्य का फैसला करते हैं सांप। और ये कहा जाता था अखबारों के संपादकों के लिए, ये जाकर के कुछ लेख लिख देंगे तो कल शायद घर वापस लौट करके ना आए, कहीं भी और भेज दिए जाएंगे, ये सब कहा जाता था। उस पर मैंने लिखा था, तो बहुत सारे लोगों ने लिखना बंद कर दिया था, तो डर के और उनसे अपना रिश्ता बताना लोगों ने बंद कर दिया था। तो डर के अपने बाजुओं को लोग कटवाने लगे, सुन लिया है आस्तीनों में पला करते हैं सांप। तो ये बात जो है, इससे चलता हूँ या कार से चलता हूँ, इसमें फर्क है। कार से या साइकिल से जब मैं चलता हूँ तो मेरी यात्रा सुगम हो जाती है, मेरी गति बढ़ जाती है। गीत छंद हमारी रचना में यही काम करता है, हमारे लिए वाहन का वो बनता है। लेकिन कार जो है यात्री नहीं है, यात्री आप है। छंद स्वयं अपने आप में कविता नहीं है। संस्कृत का एक छंद है हरिगीत का। हरिगीत का शब्द की विशेषता यह है कि आप हरिगीत का शब्द को बार बार दोहराइए, गा करके हरिगीत का छंद बन जाता है। हरिगीत का 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 हरिगीत का। छंद तो बन गया, मैंने गा भी दिया, लेकिन कविता कहाँ है इसमें? कविता कहाँ है इसमें? कविता ये नहीं है। कविता कब होगी? कब होगी? जब मैं इसमें पूरी बात कहूंगा, और वो बात ऐसी जो आपके जीवन से जुड़ती है, आपके जीवन से, मेरे जीवन से जुड़ती है, उसमें कहीं कुछ योगदान देती है, तब उसकी कोई सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। इस बात के लिए रामावतार जी ने कहा था कि कोश में सबसे अधिक हैं शब्द, लेकिन कोश में सबसे अधिक है शब्द। विद्वान होना और शब्दों को इकट्ठा कर लेने से कविता नहीं हो जाती। कोश में सबसे अधिक है शब्द, लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। कोश में सबसे अधिक है शब्द, लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का संयत प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता है। तो भाइयों मित्रों, कविता वो चीज है जब वो हमारे अंदर से उमड़ती है। मैं शब्द जोड़ तोड़ कर लेता हूँ,
इससे कविता नहीं बनती। अंदर से हमारे उमड़नी चाहिए, भीतर से हमारे उमड़नी चाहिए। और मैंने कल कुछ पंक्तियाँ उस पर डाली थी फेसबुक पर। उसमें प्रश्न था कि मैंने कोश से शब्द इकट्ठे कर लिए, मैंने छंद बनाना सीख लिया, इसके बावजूद कविता नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि कविता संवेदना से होती है। अब मैं संवेदना की बात करता हूँ। संवेदना कहाँ है मुझे कोई बताए। संवेदना कहीं बाहर से किसी पुस्तक को पढ़ करके नहीं है। संवेदना वो सब चीज होती है जब जिंदगी हमारे अंदर से हुंकार भर करके, हमारे अंदर से फुफकार बन के, या हमारे अंदर से वीणा की झंकार बन के, या पीड़ा की आह बन करके उभरती है, तब हमारे हम संवेदना होती है। और उससे अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इश्क को दिल में दे जगह अकबर, अकल से शायरी नहीं होती। तो कविता के लिए मैं बात फिर वहां आता हूं कि यही बात कही जाती रही है। पीछे एक सवाल उठा था, नई कविता का जब आंदोलन चला तो उन्होंने ये कहा कि आज का जो समाज है, आज के समाज का जो जीवन है, उसमें इतनी जटिलताएं आ गई हैं कि उसको गीत में गा करके छंद की जो कविता है ये नहीं कह सकते। ये उन्होंने कहा। मित्रों, आज की का जो गीत है वो मैं उदाहरण देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा है, सब कुछ है, गुण है, प्रतिभा है, सब कुछ है। जैसे फूल में रूप होता है, गंध होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वही फूल, एक फूल है जो आपके बगीचे में खिला हुआ, उसे आप चाहे तो जूड़े में लगा सकते हैं, उसे आप चाहे तो पूजा में चढ़ा सकते हैं, अपने गुलदस्ते में लगा सकते हैं, लेकिन वही फूल जंगल में खिला हुआ है अकेला, जहाँ आप मनुष्य नहीं जाता है, तो उस फूल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस बात को गीतकार कैसे लेता? गीतकार अब इसको केवल फूल मत समझिए, इस फूल को आप मनुष्य से जोड़िए। वो मनुष्य जिसमें सारे गुण हैं लेकिन साधन नहीं है, साधनों का अभाव है व्यक्ति के पास, उससे जोड़ करके देखिए इसको गीतकार कहता है, मैं हूँ वन फूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना, मैं भी उनमें ही हूँ जिनका जैसा होना वैसा जाना। पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, एक अंश आता है कि वो फूल खिला हुआ है, वो देखता है कि मालिन आती है, बगीचे में से हजारों फूल ले आती है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखती। और मालिन कैसी है? काली रूखी गदगदा बदन, कांसे की पायल झमकाती, सिर पर फूलों की डलिया ले, हर रोज सुबह मालिन आती, ले गई हजारों हार निठुर, पर मुझको अब तक नहीं छुआ, मेरी दो पंखुड़ियों से ही क्या डलिया भारी हो जाती। कल को जरूर ले जाएगी, कोई पूरब लापा होगा, शायद यूं ही हो कुम्भलाना, मैं वन फूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना। वही फूल फिर और देखता है, डोली जा रही है, हजारों फूलों से सजाई जा रही है। कल उस रोज इधर दूल्हा दुल्हन को लिए पालकी आई थी। साधन संपन्न और साधनहीनता दोनों की पीड़ा, दोनों का अंतर बता रहा। उस रोज इधर दूल्हा दुल्हन को लिए पालकी आई थी, अनगिनती कलियों फूलों से जो अच्छी तरह सजाई थी। मैं रहा सोचता गुमसुम ही, ये भी फूल और मैं भी
सच कहता हूँ उस रात सिसकियों मेरी भोर जगाई थी। और फिर ऐसे आदमी को क्या लगता है जीवन में कि तन कहता मैं दुनिया में हूँ, मन को तो विश्वास नहीं, इसमें मेरा अपराध नहीं। यदि मैं भी चाहूँ उसका नाम, मैं हूँ बन फूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या उलझाना। फिर देखिए कि आप हैं, आप बन फूल हैं, क्यों हैं? आपने क्या किया है? आप क्यों हैं आखिर? इसको जब ये समझ में नहीं आता, आपके पास सारी अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ है, फिर आप साधनहीन और पीड़ित क्यों हैं? कवि इस पीड़ा को अपने मन से समझाने के लिए कहता है, मैंने शायद गत जन्मों में अधबले नीड़ तोड़े होंगे। इस जन्म में तो कोई काम किया नहीं, तो पिछले जन्म में किया होगा। मैंने शायद गत जन्मों में अधबने नीड़ तोड़े होंगे, चातक का स्वर सुनने वाले बादल वापस मोड़े होंगे। ऐसा अपराध किया होगा जिसकी कुछ क्षमा नहीं होती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के जग फोड़े होंगे। अनगिनती कर्ज चुकाने थे, इसलिए जिंदगी भर मेरे तन को बेचैन विचरना था, मन में कस्तूरी रहनी थी, तस्वीर अधूरी रहनी थी। पीड़ा को भी कवि कह सकता है, श्रृंगार को भी कवि गीत में कह सकता है, आक्रोश को भी कवि गीत में कह सकता है। आज का गीत उदाहरण देने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें समय नहीं है, मैं लिख कर के लाया था। आज का गीत जब कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको भी कहता है, हमारे यहाँ दिल्ली में बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, उस पर भी गीतकार गीत लिखता है, उसको भी सवाल देता है। ये सामाजिक विसंगतियाँ जो हैं उन पर भी गीतकार बातें करता है। और बुद्धिजीवी बैठ करके कॉफी हाउस में बैठ करके वार्तालाप कर लेते हैं और फिर लौट करके आते हैं, जो निरंतरता का बोध होता है तो उस पर भी चर्चा करता है। घूट लिए दिन चाहे घरों ने, कुचली पहियों ने संध्याएं, परिचय में बस भली नमस्ते, जेब भर गई असफलताएं। तो ये सब जो चीजें हैं, रचनाकार जब बोलता है, गीत में हमारी आवश्यकता इस बात की है कि हम गीत को जीवन से जोड़ करके रखेंगे तो गीत उससे आगे जाएगा। आप देखिए कि जब वे कोई भाषण सभा में उपस्थित हमारे और लोग सारे लोग चले गए, सौरभ पांडे जी हैं, डॉक्टर संजय जी, आशा शैली जी बैठी हुई सामने, मुखी जी और तमाम उपस्थित दोस्तों और साथियों, युवा रचनाकारों, मैं विगत सौरभ पांडे, वीनस कृष्ण और साथी, इन्होंने एक तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया, का स्नेह भी है और मुझे आपके सामने उपस्थित होने का अवसर और सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं इन लोगों को अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बीमारी के कारण मैंने भी सोचा था, हालांकि आज तो यूं भी समय कम रह गया। बात गीत के बाद गजल की आती है। गजल का हिंदी साहित्य के प्रति क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, इस पर बात की जानी है आज और मेरे द्वारा मुझे हुक्म दिया गया है इसके लिए। गजल कविता से कहाँ अलग थी, जबकि बहुत देर से आने के बाद भी हिंदी में गजल
दूसरी किसी भी अन्य विधा से कम स्वीकृत इस समय नहीं दिखाई देती। मैं नहीं जानता कि हिंदी कविता में गज़ल के लिए दरवाजे इतने दिनों तक क्यों बंद रहे, जबकि हिंदी का कोई भी बड़ा से बड़ा रचनाकार गज़ल से कभी अलग नहीं रहा। मुझे ध्यान नहीं आता कि जिन लोगों ने कविता के क्षेत्र में हिंदी में नाम कमाया, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका रुझान गज़ल की तरफ न रहा। कुछ लोग तो नियमित रचनाकार के रूप में गज़लें लिखते रहे, लेकिन इसके बाद भी गज़ल के लिए हिंदी कविता के बाद तुलने में दुष्यंत के जन्म का इंतजार हमें करना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक गद्य के जनक भी कहे जाते हैं, स्वयं बहुत अच्छे हिंदी के रचनाकार कवि थे, लेकिन उन्होंने भी इतनी गज़लें तो कहीं कि उस समय न सही, लेकिन आज चूंकि उनका संकलन हिंदी और उर्दू दोनों लिपियों में प्रकाशित होकर के हम तक पहुंचा है। रसा तकल्लुस फरमाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी। कहा जाता है कि उन्हीं के कार्यकाल में उर्दू को उत्तर प्रदेश से बहिष्कृत किया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो जानते हो वो तो नहीं हैरान हुए, कि खुद संपूर्णानंद जी उर्दू गज़लों के न सिर्फ ये के भक्त थे, बल्कि बड़ी अच्छी गज़लें थे। गज़लों के प्रति आकर्षण ये जान करके भी आपको हैरानी होगी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन जी उर्दू के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बारे में भी मशहूर है कि जब कभी वो भाषण देते थे, जोश में आते थे, जैसे कभी आजकल हम उनके दरमियान होते थे, तो वो बिल्कुल फर्राटे से उर्दू शब्दावली का प्रयोग करते थे। हम आगे चलकर इस पर विचार करेंगे कि उर्दू और उर्दू में कही जाने वाली ये विधा गज़ल हिंदी में किस प्रकार आई और उसने कविता पर क्या प्रभाव छोड़ा है। उर्दू में गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है। कविता की प्रतिष्ठा माना गया है, कविता की गरिमा कहा गया है उर्दू गज़ल को। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कमोबेश यही स्थान वो दिन दूर नहीं कि हिंदी को मिल सकता है गज़ल को। आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी के रचनाकार न सिर्फ ये कि गज़ल की तरफ आकर्षित हुए हैं, बल्कि गज़ल को सजाने संवारने में वो अपना खून सर्फ कर रहे हैं। उन्होंने सीखा है कि उर्दू हमसे, गज़ल हमसे क्या क्या अपेक्षाएं करती है और हम किस प्रकार से देख रहा हूँ कि को लेकर संवर्धन करने की दृष्टि नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उनकी पूरा प्रयास है कि हिंदी गज़ल हमसे क्या क्या अपेक्षाएं करती हैं और हम उन्हें किस प्रकार से पूरा करें। ये दो व्यक्ति अगर इस हाल में मौजूद हैं तो भारतवर्ष के स्तर पर जो रचनाकार गज़ल के प्रति आकर्षित हुए हैं उसमें कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे होंगे, सहज आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक वक्त था जब कविता के लिए छांदसिकता या पद्य को अनिवार्य माना जाता, दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते थे। हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि अगर हम कविता कर रहे हैं तो वो पद्य से अलग भी हो सकती है। कलाम साहब, शर्मिंदो जी बैठे हैं सामने, कुंती जी, आशा शैली जी,
मेरे भाई वीनस राणा, छोटे भाई गणेश, सभी को हमारी आत्मीय और प्रबंधन ओबीओ की सदस्य प्राची जी, इस कार्यक्रम को जिस तरह से बल मिला उसका बहुत बड़ा भाग 2 जनों को मैं दूंगा, जिसको प्राची जी ने विशेष तौर पर प्रयोग किया। सात्विक कार्य के लिए किसी का प्रयोग करना यह किसी यज्ञ को संपादित करने के बराबर होता है। तो उसमें वीनस केसरी और फरमूल भाई, इन 2 जनों का जो सहयोग है वो मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा है और कैसा है। तो वीनस ने न सिर्फ लोगों के संयोजन में काम किया, बल्कि यहाँ जितना कुछ आप देख रहे हैं छपा छपाया टंगा टंगाया वो सब वीनस के माध्यम से आया। तो इसमें ये बताता है कि हमारे जो रचनाकार हैं वो मात्र वायव्य दुनिया के यात्री हैं, ऐसा नहीं है। वो आज की धरती पर चलने वाले लोग हैं और इसी कारण से इस तरह के MIT के परिसर में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी के आस हम लोग भी साइंस के ही बैकग्राउंड के लोग हैं। थोड़ा सा हिंदी में आने में बड़ा कष्ट हुआ रहा था शुरू में, लेकिन जब आए तो पता चला जब तक सरस प्रवाह न हो हमारा संप्रेषण, हमारी कम्युनिकेशन जो बन नहीं पाती। उसके लिए पहले भाषा, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपकी भाषा कमजोर है तो भाई मेरे तैयार कर लो कि आप बार बार परेशान हो जाओगे, क्योंकि आगे आप जब 20 साल की उम्र हो जाएगी प्रोफेशनल लाइफ की तो आप HR में ही रहते हैं, डिपार्टमेंट कोई हो। मेरा तो ये अनुभव रहा है कि अल्टीमेटली यू आर इन HR डिपार्टमेंट ओनली वेदर यू आर हेडिंग एनी डिपार्टमेंट। तो ये जब तक भाषा मजबूत नहीं हो, चाहे वो अंग्रेजी हो तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से संप्रेषित किया। कार्यशाला के होने का पहला कारण यही हुआ। प्रश्न ये आया कि MIT के परिसर में कैसा, तो हुआ कि नहीं अगले सत्र से जो भी होगा और इसमें तमाम और विषय भी आ रहे हैं तो एक माहौल तैयार किया जाए। उससे पहले माहौल तैयार करने के बाद जो बीजारोपण होता है ताकि अंकुरण के लिए वातावरण बने, उसकी तैयारी आज हो रही है। साथ में हल्द्वानी में इस तरह की बातचीत हो रही है कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैं पूरे संदर्भ को लेकर के जो कुछ मेरी जानकारी है उसे साझा कर रहा हूँ। फिर बाहर के लोगों का आना या अंदर के लोगों का रहना ऐसी कोई बात नहीं थी। वस्तुतः यह बात है कि हम जिनके माध्यम से जो कुछ भी जान रहे हैं, अगर मेरे घर का कोई बोलता है तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी और वो बातें भी सुनता हूँ जिसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं होती। लेकिन बाहर का भी कुछ कह देता है तो मुझे जीवन पर्यंत याद रहता है, क्योंकि उसकी वही बात मैंने सुनी थी। आशा जी समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि ये गीति काव्य में मात्रा संयोजन, पहला तो गीति काव्य क्या है और गीति काव्य को करने वाला होता कौन है, उसको संचालित करने वाला, प्रवाहित करने वाला वो कौन है? वो है कवि। और कवि होता कौन है? क्या वो तुकांतता में कोई बात कहता है कवि है क्या? या अपनी बातों को लहजे में लच्छेदार भाषा में कहता है वो कवि है क्या? हम लोगों ने कुछ शब्दों की रूढ़ियां बना ली और उसको उसी तरह से समझ के बैठ गए। कवि वो नहीं होता जो कविताएं करता है, कवि जो है जो विचार करता है। कवि वो है जो समाज को, अपने आसपास के लोगों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी सचेत करता है, जागरूक करता है। इसी से गीता में एक श्लोक है, उसका उदाहरण मैं दूंगा। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता। मोहित होने का मतलब है भ्रम में आ जाना। कवियों को भी भ्रम हो जाता है करना क्या है क्या नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हम सामान्य जनों को तो परेशानी है ही है, क्या करें क्या ना करें। गाना बड़ा बढ़िया आया था ना, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है। ये वस्तु तो गीता से आया है। किम कर्म किम अकर्मेति कवियों पर, उसमें ये गाना में वो आगे नहीं बताता, लेकिन गीता में आगे वो पहले ही श्लोक में, उसी श्लोक के पहले पंक्ति में कहता है कि कवियों को भी भ्रम हो जाता है। ये कवि कौन है? जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान लोगों को
भी ये भ्रम होता है, वो कवि कहलाते हैं। या कठोपनिषद में आप देखें, छुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतः इति कवियो बदलते। कवि लोग कहते हैं कि छुरे की धार पर चलने के समान जीवन तत्व को समझना है। छुरे की धार पर चलने के समान है यह तत्व। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कविताएं अगर इतनी सहज होती तो पेड़ पौधे भी कवि होते, क्योंकि जो भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो हर जो जड़ हो या चेतन हो, आत्मा सब में है, सभी संप्रेषण, सभी कम्युनिकेट करते हैं। ये बात अगर हम जानते हैं तो फिर हमारे संप्रेषण में कौन सी ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम जोड़ दें तो शब्दों के माध्यम से हमारी बातें सही ढंग से आगे आएंगी। वो फिर आता है मात्रा संयोजन। हमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन क्या ढंग से कहा? मेरा एक दोहा है, पूरा दोहा नहीं कहूंगा, उसका जो दूसरी लाइन है कि अब संप्रेषण हो गया, यू नो आई मीन। यू नो मतलब एक पैराग्राफ कायदे से हम नहीं बोल पाते, आई मीन टू से करते ही रह जाते हैं। सामने वाला कहता ठीक है, और दूसरा होता है यू नो अरे क्या नो, मैं कुछ नहीं आता, बता वही बताने से आता है। यू नो मैं क्या कर रहा था, मैं यू नो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो दोनों तुम ही कह रहे हो कि मैं क्या कह रहा था और क्या बोलने वाला हूँ, यू नो करके रहते हैं। तो अब संप्रेषण हो गया, यू नो आई। इस विसंगति से, इस विद्रूप अवस्था से निकलने का सबसे बढ़िया कारण है कि आप अपनी भाषा में अपने ढंग को क्या कहते हैं, कोलेट करते हुए आगे बढ़े। कोलेट होता है ना, पे संख्या 1, पे संख्या 2, पे संख्या 3 को क्या कहते हैं? कोलेशन बोलते हैं। इस कोलेशन को अगर कायदे से बोलने के क्रम में भी रखें तो हमारी न सिर्फ संप्रेषणीयता सही रहेगी, हम अपनी बातों को न सिर्फ समझा सकेंगे वरना हम ढंग से सोचेंगे। और इसी विचार पहले विचार मनन मंथन तब संप्रेषण आता है। तो संप्रेषण के पहले ये मनन और मंथन वाली प्रक्रिया है, सोचना और उस पर गुनना। तो कहते हैं पहले भाव को गुनो। तो ये जो दोनों बातें हैं तब वो सही ढंग से आएगी जब हम संप्रेषण के पहले कुछ गुण, वरना अभी तो आप लोग नई उम्र के लड़के हैं कि उनसे मैं संबोधित हो रहा हूँ। आपने वो चोंगा वाला लाउड स्पीकर नहीं देखा होगा, तो देखा है क्या बोलते हैं? अच्छा पार्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ पार्टी नहीं बोलते, वो उसको भोंगा बोलते हैं। उसका सिर इतना बड़ा होता है, मुंह इतना बड़ा हो जाए और सिर इतना हो तो हम किस तरह के बोलने वाले हैं समझ में आ जाते हैं। तो हम लोग स्पीकर ही रहें, जितना पीछे है उतना ही आगे रहें, जितना सोचे उतना बोलें। ये अगर हमारे अंदर इसकी जागरूकता है, इसकी आश्वस्ति है कि हम जो बोल रहे हैं वह कविता बने, तो उसके लिए हमें शब्दों के साथ, फिर बता गीत काव्य क्या है, तो जो कुछ भी गाया जाता है नाट्य शास्त्र से जब मैं इतिहास नहीं बोलूँगा, समय भी दे रहे और इस बीच में मैं ब्रेक दूंगा। वो ब्रेक रहेगा कितने, आधे घंटे का ब्रेक होगा। आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे हम शब्दों के माध्यम से शब्दों को परखते हैं, शब्दों के माध्यम, वो अक्षरों के माध्यम से शब्दों को परखते हैं। इस पर आधे घंटे की मैं और चर्चा करूंगा। उसके पहले मुझे जैसे आएगा कि अब थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, मैं वही बताऊंगा, ठीक है? कि वह शाब्दिक दशा, भाव संप्रेषण की वह शाब्दिक दशा जो मानवीय बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संवेदना को, मानवीय बुद्धि के परिप्रेक्ष्य, इस पर ध्यान दीजिए, मानवीय संवेदना को तथ्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करे वही कविता। कविता के बारे में तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन जो कुछ मैंने समझा उसको यही समझा कि जो मानवीय बुद्धि है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मानवीय संवेदना अभिव्यक्त हो वह कविता हो सकती है, वरना वो वाचाल आपके भाव होंगे लेकिन कविता नहीं हो सकती। क्या उसने सचेत किया, क्या आपको उसने आगाह किया, क्या उसने संवेदित किया? और अगर वो मानव जीवन को संवेदित करती है तो मानव जीवन हमारे आपके बीच का नहीं होता, वो इकाई संज्ञा नहीं है, वो संस्कृत होने वाली एक दशा है जो पहले से लेकर के अनवरत काल तक ये मानव को रहना है।
क्या उस पूरे परिप्रेक्ष्य इस परिप्रेक्ष्य में पूरे संतति को, इस पूरी प्रवाह प्रक्रिया को क्या वो कविता संवेदित करती है? अगर इस तरह की बात, जैसे अभी उदाहरण दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, यह कविता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह किसी को संवेदित करने की बहुत ही सटीक बनती है। बच्चा इससे उसके प्रति आगे क्या होता है, एक बच्चे को जब सुनाना होता है तो आप उससे भाषण देते हैं, भाषण करेंगे? बच्चे सो जाओ, सोना स्वास्थ्य के लिए लागू कर देंगे, कोई बच्चा नहीं सोओगे तो अनेक तरह की बीमारी हो जाएगी, वो बच्चा कुछ नहीं, और जोर से बोलता है। लेकिन जैसे एक लोरी सुनाती है माँ, और उसके शब्द भी उस तरह के मजबूत नहीं होते, वो आम की गुठली और पता नहीं क्या क्या बातें करते हुए उस बच्चे को सुना देती है। कारण क्या है? वही लयात्मकता है। हमारी धमनियों में बार बार एक चीज कहता हूँ, ज़्यादा दिनों से नहीं कह रहा हूँ, जब से कहना शुरू किया हूँ कि जो हमारे धमनियों में रक्त बहता है उसकी भी आवृत्ति होती है। अगर उस आवृत्ति में अगर कहीं ना कहीं अड़चन या रुकावट आ जाए तो फिर देखिए जिन जिन लोगों को यहाँ चेस्ट पेन होता है उनसे पूछिए क्या दिक्कत होती है। उस आवृत्ति में कहीं भी रुकावट हमारी पूरी प्रक्रिया को शिथिल कर देता है। हमारे समाज में जब इस तरह की बात आने लगी कि हमें गीत को रोकना जरूरी है क्योंकि विचार बड़े गहन हैं, मुझे लगा वो हारे हुए लोग थे, थके हुए लोग थे, कमजोर लोग थे। क्यों हारे थके टूटे कवर इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ? क्योंकि जब विचार हम कह रहे हैं होती है, क्या उस शब्द की सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन क्या उस लायक है कि उस शब्दों की कविता को कर सके? यही वैचारिक कविताओं का उच्च था, यही मूल था। बाद में हम लाभ लेने लगे, अपनी कवियों को छुपाने के क्रम में लाभ लेने लगे, और यहीं से कविता और समाज में दूरियां बनने लगी। इसी पूरी प्रक्रिया को, जैसा बड़े भाई एहतराम साहब ने कहा, गजलों का प्रादुर्भाव। गजलें बहुत पहले से है, आज की चीज नहीं है, लेकिन जब जन सामान्य से कोई बात जुड़ जाती है, मैंने कोई बात कही और आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब मैं वही बोल रहा हूं जो आपके अंदर भी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी कोई बोलेगा, जैसे होता है सभा में कोई लोग आके बोल के जाते हैं, सामने वाले मूंगफली पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। ये दशा अगर है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बोल कहने वाले में, सुनने वाले में दूरी है। कविता इसी दूरी को पाटने का माध्यम हुआ करती थी, हमने इसी को डाल दिया। एक दूसरा, फिर कविता इस ढंग से देखिए, यह है क्या, जो छंद है या जो मात्रिकता है या जो वर्णक्रम है, ये है क्या, ये साधन है। हमें इस MIT से हल्द्वानी स्टेशन जाना हो और मेरी गाड़ी कभी भी धोखा दे सकती है, तो क्या मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, इसकी आश्वस्ति बनेगी? नहीं। जो कवि होता है वह चालक है, वो ड्राइवर है। अगर ड्राइवर बहुत सिद्धहस्त है, बहुत बढ़िया कह सकता है, लेकिन उसकी गाड़ी ठीक नहीं है, मेरे भाव बड़े अच्छे बनते हैं, यार दिक्कत ये है कि मैं कह नहीं पाता, तो तपस्या करो ना, प्रयास करो ना। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यू आर अनेबल टू स्पीक प्रोड्यूस व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर। कौन बताएगा आपको? हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन कह नहीं पाए उसी मौके पर जब हमसे एग्जामिनर अपेक्षा कर रहा था, उस 3 घंटे में मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब हमारी कमियां हैं। हमने बातें तो सारी याद रखी हैं, प्रोड्यूस करने, प्रस्तुत करने का ढंग हमारे पास नहीं हो पाया। तो बहुत अच्छे हम कवि हैं, हमने कहा ना, पेड़ पौधे भी संप्रेषण करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने इसको बाद में साबित किया। जो पत्थर होते हैं उनकी भी जड़, उनकी चेतना जड़ है। 2 तरह की चेतनाएं होती हैं, जड़ होती है। तो जो चेतन अवस्था है वो हिलता डुलता है, तो जो कुछ भी हिलता डुलता है वो तो दिखता है कि एक जानवर को अगर दुत्कार दीजिए वो भी समझ लेता है कि मैं वहाँ अवांछित हूँ। लेकिन जो पत्थर है उसको अगर डांट दीजिएगा तो क्या करेगा, पत्थर पत्थर बना रहेगा। लेकिन अगर बहुत ऊंचे स्तर पर जाएंगे तो जग, हाँ, मेरे बीच में आदरणीय शरदेंद्र जी बैठे हैं,
इनके बारे में परिचय दूँ, अभी तक आपने सुना नहीं इनके बारे में। अंटार्कटिका को जानते हैं आप, धरती का वो पेंदा, जहाँ सभी नहीं जा पाते, और आप 3 बार भारत सरकार के, अब मैं बताऊंगा बिग हैंड प्लीज। भारत सरकार के लोग वो वहाँ दक्षिण गंगोत्री के हो जाने के बाद जो हमारा कैंप था, उसके बाद की शायद दूसरी या तीसरी में गए थे आप, और 3 बार ऐसा संयोग बना जो भारत सरकार की ओर से भेजे गए अंटार्कटिका में। भारत के जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपना जो काम करना था किया। मैं इनके संदर्भ से, इनके सामने जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सोच के बोल रहा हूँ कि पत्थर जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। शिला है, उस पर एक मंदिर होता है, रॉक मेमोरियल बोलते हैं, विवेकानंद रॉक। जब उसका निर्माण हो रहा था तो पहले ये पता किया गया, बनने के बाद बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, उठाते और पत्थर खड़ा करें, कुछ भवन बन जाता 4x4 का या 8x8 का। लेकिन हुआ कि ये पत्थर है कैसा, क्या इसको निभाएगा? तब ये हुआ कि आसपास के 2-3 पत्थर जो शिलाएं हैं वो उस तरह की नहीं है, यही पुरुष तत्व वाला पत्थर है, उसी पर उगा। कहने का मतलब हर संज्ञा प्रकृति में जो भी दिखता है कायनात में, सबके अंदर संवेदना है, स्वीकार्यता की क्षमता है। अगर स्वीकार्यता की क्षमता बनती है तो उसके अंदर संप्रेषण की भी भावना होगी। ये अन्योन्याश्रय संबंध है, जिसको कहते हैं एक दूसरे से उठा हुआ संबंध। मेरा ये कहना है कि जब हम कोई बात कह रहे हैं, ये चालक होने का जो भाव है, ड्राइवर होने का भाव है, अगर हमारा मीन्स ही सही नहीं होगा तो फिर हम अपनी बातें, अपनी गाड़ी ठीक से चला सकते हैं, यानी हम कायदे से कभी नहीं हो पाएंगे। दूसरा, फिर कविता क्या है? वो हमारी कविता लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा मनुष्य है, और ये मनुष्य जो दिखता है वही लक्ष्य नहीं है, जो मनुष्य आने वाला भी है, इसकी संततियां, ये पूरा जो अनवरत गति है संसार की, उसको अगर प्रभावित करती है वो कविता, तो कविता होगी। अब इसकी अपनी श्रेणियां, अपने अपने ढंग में। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। भाव संप्रेषण की वह शाब्दिक दशा जो मानवीय बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संवेदना को तथ्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करे, वह कविता होती है। और सपाट भावाभिव्यक्ति, सपाट, तुम चोर हो, तुम साधु हो, कभी कभी आवश्यकता होती है समाज में इस तरह की भी कविताओं की, कि अगर ठेठपन से न कहा जाए तो बात अभिव्यंजना में पहुंच नहीं पाती। तो सपाट भाव अभिव्यक्ति सहज और सुगम भले ही हो, तथ्यात्मकता को संवेदनाओं का साहचर्य न मिले तो संबल नहीं दे पाती। संबल नहीं दे पाती मतलब उसको वो पूरी तरह से जोर नहीं देती कि आप अपनी बातों को ढंग से कह सकें। आपको इंगितों में, इशारों में बात कहने से 2 चीज़ों का लाभ होता है। अब मैंने कहता कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को यही कर लो तो फेल हो जाएंगे, लेकिन जो बातों को कहने का ढंग है, अगर आप इंगितों में कहते तो 2 तरह की बातें तय होती हैं। एक, आपने अपनी बातें कही, दूसरा उसका प्रभाव कई रूपों में होता है। अभी सांप वाली गजल कही धनेंद्र जी ने, कहा उन्होंने सांप के बारे में, जो उस समय की दशा है। ठीक है, सांप फुफकारता है तो गलियां साफ हो जाती है, सही बात है, लेकिन उनका आशय कहीं और था, और उस व्यवस्था को था जो उस व्यवस्था उस समय हावी थी कि भाई तुम जिस तरह से कह रहे हो, तो कहने का मतलब कि हम अपनी बातों को कैसे करते हैं। इसी कारण भावुकता का अर्थवान स्वरूप जहाँ कवि कर्म है, वहीं उसकी शाब्दिक परिणति कविता है। और ये भावुकता सामान्य वायव्य या एयरी जो इमोशंस है वो कविता नहीं, उसके अंदर हमारे, फिर शुरुआत में कहूँगा, मनन और मंथन, उससे पहले निरीक्षण, तो निरीक्षण, मनन, मंथन, तब संप्रेषण। ये सीरीज बनना चाहिए, तब हम कोई बात कहते हैं। अब जब साधन हमारा कमजोर होगा तो नहीं कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते या आश्वस्ति नहीं बनती, इसी के लिए मात्रा संयोजन को जानना आवश्यक है। यह हो गया कि हमारे इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है और क्यों है, कि हमें कोई चीज कहना है, कैसे कहना है। अब तो घूमने का कारण निकाली उसमें कार्यशाला का वो एक बना हुआ है इस टाइप का।
किसी नाम को मैंने प्रश्रय नहीं दिया है, मैंने प्रतिनिधि कविता को दिया है। होने को तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी कविताओं से मैं इतना प्रभावित हूँ, चाहे वो गद्य की कविताएं हैं या छंद की कविताएं हैं या गजल हैं। मैं तो व्यक्तिगत इसमें मेरा कोई यस नो नहीं बना है। नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में, गए कुछ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। यह गीत है, शुद्ध गीत है और हमारी बातों को इस तरह से संप्रेषित कर रहा है, हमें बता रहा है या कवि पूछ रहा है कि जब ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वातावरण है, नैराश्य इस तरह से हावी है हमारे ऊपर, फिर इसमें सकारात्मक बात सोचने वाला आखिर वह कौन है। निराशा का वातावरण है, हम दुखी। और एक चीज और देखिए, बाहर हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं या फीलिंग गुड फैक्टर क्या क्या सब आया। हम अगर सुखी हैं तो ही जीवन सुखी है। मेरा जीवन भी छोड़ दीजिए, तभी मेरा संसार सुखी है। जिस ढंग से मैं देखता हूं मेरा संसार है, अगर मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं तो मेरा संसार प्रसन्न है। अगर मैं दुखी हूं तो सारा बाहर का जगत भले प्रसन्न रहे, मेरा संसार दुखी रहे। तो कवि की अपनी मनोदशा है, शायद किसी ऐसी घड़ी से गुजर रहा हो जहां उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उसे समझ में आती है बात कि गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर जिस ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। आखिर ऐसी घड़ी में भी कोई इतना सकारात्मक कैसे हो सकता है, क्या कारण है, इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप गीत को देखिए। और उसके बाद एक है छंद मुक्त कविता। छंद मुक्त का मतलब ऐसी कविताओं से है जिसमें छंद नहीं होते किंतु गेय होती है, उसके अंदर अंतर्गेयता होती है। अंतर्गेयता का मतलब हुआ कि वो जब पढ़ेंगे आप, अंतर्गेयता का मतलब कि शब्द शब्दों में इस तरह का गठन होगा कि वो गीत की तरह या नवगीत की तरह या गजल की तरह नहीं लगेंगी, लेकिन उसको पढ़ा जा सकता है, गाया जा सकता है। उसमें एक है छंदमुक्त कविता, एक जीवन ऐसा भी। दुस्साहसों के जोर से माहौल मैंने रच दिया, दुस्साहसों के जोर से माहौल मैंने रच दिया, चकित हुई निगाह ले तुम हठात खड़े रहे, हरा रहा मैं झूम झूम अंदाज हाव भाव का, बरस रही थी एक तार अद्भुत गजब की बिजलियां, तुम मुग्ध थे विभोर थे, तुम भक्त थे कठोर थे कि उस अजीब दौर में बेहिसाब शोर थे, हर एक आंख में चमक, हर एक बात में खनक, माहौल ये अजीब था, बेबाक थे भौचक थे, आंख आंख थी फटी, बस कौतूहलता बह रहा, तो तालियों पे तालियां बजती रही। ये कहीं भी किसी तरह से पंक्तियों में कोई नियतपन नहीं है, किंतु पढ़ते समय इसमें और एक कविता होती है जिसमें छंद होते हैं, तुकांतता नहीं होती। जैसे अयोध्या प्रसाद हरिओं जी की कविता, प्रबंध काव्य वो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को अगर देखेंगे उसका उदाहरण हमने लिया, दिवस का अवसान समीप था, दिवस हो गया, बढ़ते चले। अच्छा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमल निकुल वल्लभ की प्रभा, विभिन्न विधि विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नवमंडल मध्य थी। इसमें मात्रिकता संयोजन सब कुछ है, तुकांतता नहीं है। तुकांतता क्यों नहीं है? इसका अगर प्रिय प्रवास की भूमिका में अगर हम जाएंगे तो हरिओं जी ने क्या लिखा है कि तुकांतता कविताओं का अन्योन्याश्रय हिस्सा नहीं हुआ करती थी। चाहे त्रिष्टुप छंद ले लें, अनुष्टुप छंद ले लें, वैदिक छंद ले लें, बाद में जो कविताएं हैं ये बाद में जुड़ी हुई चीज है, बाद में आई। और बाद में तुकांतता जब आई तो इसके नियम बड़े कठिन हो गए, या उसको हम लोग भी चाहते हैं कि वो नियम कठिन बने रहे, क्योंकि उस ढंग से
जब हम बात कहते हैं तभी गजलों में काफिया और लतीफ का निर्वहन को पाता और छांसिक रचनाओं में दुकानता सज पाती है, समानता सज पाती है। अगर इससे हम बिगाड़ करते हैं तो कहीं न कहीं अपनी कही हुई बातों में हल्का बनाता है या प्रभावित नहीं कर पाती। सबसे बड़ी चीज होती है प्रभावित करना, ताकि वो बच्चा सो सके। निंदिया किनारे नदिया किनारे हाला हाला बबुआ, ये माँ ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि उसका प्रभाव उस बच्चे पर उसकी भौतिक दशा पर भी होता है। जब मानसिक दशा पर कोई प्रभाव होगा वह भौतिक दशा में भी होगा। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका जो जेस्टिकुलेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, एकदम बदल जाता है। जो हम कह रहे हैं समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? आप लोगों से अब नहीं आ रही है वो, मैं अभी देखा कि बॉडी लैंग्वेज के आते ही मैं कुछ रुक गया। कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि मैं इन लोगों के लिए थोड़ा कुछ सुना रहा हूँ। ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो कुछ बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो आई डोंट वांट दोज स्टूडेंट्स हु आर कीपिंग मम। वो सीधे बोले जोर से कि हाँ जी समझ में आ रही है। समझ में आई तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे दिखे। आप कर दे? ठीक है, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।